सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर 7 दिन में एक दिन हम अलग अलग विषयों को लेकर एक चर्चा करेंगे और ये सारे विषय हमारे जीवन को अभ्युन्नति की ओर ले जाने वाले रहेंगे। आज का विषय है हमारा घर को स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग और नरक की बातें हमने हमारे शास्त्रों से बहुत बार सुनी है। हमारे धर्माचार्य, हमारे आचार्य, हमारे गुरु भगवंतों के मुखारविंद से भी हमने सुना है। और उस स्वर्ग को पाने के लिए हमारे कई भाई बहन होड़ लगाते हुए दिखते हैं। कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। कहां जाने के लिए? स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों को प्राप्त करने के लिए। पर आज मैं कुछ अलग हटके बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अपना चिंतन है। मैं कुछ अलग सोचता हूं, पर मेरी सोच जहां तक है आप लोगों को भी पसंद आएगी, ऐसा मैं सोचता हूं। और यदि कुछ ऐसा लगे आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर अपना अभिमत अभिव्यक्त कीजिएगा, ताकि उनको पढ़कर मैं उस तरह से विचार करके अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, उस स्वर्ग को पाने के लिए सीट रिजर्व करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आज आवश्यकता है जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं ना, उसी घर को स्वर्ग बनाने की। यदि हमने अपने ही घर को स्वर्ग बना लिया, उसमें हम कामयाब हो गए, तो दोस्तों वह स्वर्ग, वह अपवर्ग हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर शब्द एक आकर्षण से परिपूर्ण शब्द है। एक छोटा सा बच्चा भी यदि रोता है ना दोस्तों, तो मां कहती है कि बेटा रो मत, चल हम घर चलते हैं। घर चलते ही ये नाम सुनते ही बच्चे का रुदन समाप्त हो जाता है। घर के अंदर वो माधुर्य है, वो मिठास है। एक काम करने वाली महिला हमारे घर के अंदर झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करने को आती है, पर वो कहती कि मैम साहब जल्दी से मुझे बर्तन दीजिए, मैं फटाफट काम करके निपटा कर मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहती हूं। उसे पूछा जाए कि बहन, क्या तेरे घर में इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं? अरे तेरे घर में बैठेंगे भी तो कपड़े गंदे होंगे, संगमरमर की टाइल्स नहीं है तेरे यहां पर, गोबर से लिपा हुआ घर है। और वो कहेगी कि मैम साहब आप क्या जानती हो घर में क्या है। और सचमुच में उसके घर की स्थिति हमें नहीं पता है, पर घर के प्रति आकर्षण सबका होता है, हमारा भी। एक छोटा सा बच्चा भी यदि स्कूल गया है और स्कूल की घंटी बजने की देरी रहती है दोस्तों, जैसे ही घंटी बजती है स्कूल की छुट्टी होने की, बच्चा अपना दफ्तर उठाता है, बैग उठाता है, कहां पे आने की तैयारी करता है? घर की तरफ आने की तैयारी करता है। हम बिजनेसमैन हैं, कोई जॉब करता है, जैसे ही ऑफिस का समय समाप्त हो गया, फैक्ट्री का समय समाप्त हो गया, उसके काम का समय समाप्त हो गया, मजदूर मजूरी करता है, उसका समय समाप्त हो गया, ये सब लोग समय समाप्त होते कहां जाते हैं? सभी अपना अपना काम निपटा कर घर की तरफ भागते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि घर में ऐसा क्या है, क्यों हमारा वारंवार घर की तरफ आकर्षण बढ़ता है? घूमने फिरने के लिए हम कई बार अपने शहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हैं। कोई शिमला जाता है, कोई हिमालय जाता है, कोई कश्मीर जाता है, कोई विदेशों में भी जाता है। थोड़े दिन, कुछ महीने हम बाहर रहते, फिर हमें कहां की याद आती है? हमें घर की याद आती है। वही प्रश्न फिर से कि घर में ऐसा क्या है
क्यों वारंवार हमें घर की याद आती है? बिजनेस के काम से हमें होटल्स में भी रुकना पड़ता है, और मेरे ख्याल से घर से ज्यादा सुख सुविधाएं होटल में है। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, एक बेल का बजर का बटन दबाया, वेटर हाजिर होता है, कहता है कि आदेश दीजिए क्या लाऊं, आप क्या लोगे, ठंडा लोगे या गर्म लोगे, खाने में क्या बनवाया जाए, आप क्या पसंद करते हो। हम वहां पर जो भी इच्छा है आदेश देते हैं, और वो आदेश की पालना चुटकियों में होती है। घर में इतनी सुख सुविधा नहीं है, घर से ज्यादा सुख सुविधाएं वहां है। डनलप के गद्दे हैं, डबल स्प्रिंग के गद्दे हैं, पर ऐसे सुख सुविधा वाले होटल में भी हम कितना समय रुकते हैं? जब तक हमारा बिजनेस का काम रहता है तब तक हम रुकते हैं, फिर से हमें घर की याद आती है। धर्मशाला में भी रुकने का काम पड़ा है, सरकारी गेस्ट हाउस में भी रुकने का काम पड़ा है। ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि से निर्मित ये चारों चीज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल और घर, पर इन तीनों में वो आकर्षण नहीं है। अर्थात होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस, आकर्षण सिर्फ घर में है। क्यों? वहां पे रहने के बाद भी हमें घर की याद आती है। ज्यादा समय तक आपको उलझाए नहीं रखूंगा दोस्तों। घर में है अधिकार, घर में है कर्तव्य। कर्तव्य और अधिकार, इन दो बातों को यदि घर का प्रत्येक सदस्य समझ लेना, समस्या समाप्त हो जाए। हम अपने इस घर को साक्षात स्वर्ग बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ना तो अधिकार की भावना है और ना ही अपने कर्तव्य को पहचानता है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है। पशु में और ऐसे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उसको 2 सींग है और एक पूंछ है। इंसान को नहीं है, आदमी को नहीं है। अरे जो व्यक्ति जिसका सिर्फ पिंड है, शरीर है, उसे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, संसार से, कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे सिर्फ अपने को खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है। ऐसी पशु की जिंदगी जो जीता है, ऐसा व्यक्ति, इसीलिए उसको पशु कहा जाता है, क्योंकि वो ना तो अपना अधिकार जानता है ना ही अपना कर्तव्य समझता है। दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ अपना अधिकार जानता है, कर्तव्य की पहचान उसे नहीं है। यदि उसे कुछ हो गया, उसे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो चाहता है कि घर के प्रत्येक सदस्य मेरी सेवा करे, मेरा आदेश की पालना करे। पर जहां कर्तव्य आता है, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना जागृत होनी चाहिए, वहां पे वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है। तो ऐसे व्यक्ति को निशाचर की उपमा दी गई है शास्त्रों में, अर्थात राक्षस। वो सिर्फ अपना अधिकार जानता है, लेना जानता है, देना नहीं जानता है, सेवा करवाना जानता है, सेवा करता नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो अपना अधिकार भी जानता है और अपने कर्तव्य को भी पहचानता है। सचमुच में घर के अंदर यही चाहिए। जिस घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर अधिकार और कर्तव्य की भावना जागृत हो जाती है दोस्तों, वो घर स्वर्ग और अपवर्ग के द्वार अपने आप खोल लेता है। उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। इतनी उपासना, इतनी अर्चना, इतनी आराधना, इतनी तपस्या, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहले जहां हम रह रहे हैं उस घर को स्वर्ग बनाओ। यदि आपके मन के अंदर ये सब कुछ साधना, आराधना, पूजा, ये सब करने के बावजूद भी आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये समाप्त नहीं हो रहे, तो दोस्तों आप स्वर्ग के द्वार नहीं खोल रहे हो, आप नरक के द्वार खोल रहे हो। ये तो दिखावा है कि मैं इतनी पूजा करता हूं, एक एक घंटा मैं साधना करता हूं, एक एक घंटे तक मैं स्वाध्याय करता हूं। आत्मसात होना चाहिए। जीवन में जब तक ये बातें हम क्रियान्वित रूप में नहीं लाते हैं ना दोस्तों, तब तक कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा था आपको, घर के अंदर ऐसा क्या है? घर के अंदर दोस्तों अधिकार और कर्तव्य है। घर के अंदर घर को स्वर्ग बनाने के लिए
घर के परिवार में दो सदस्य जबरदस्त है, वो चाहे तो घर साक्षात स्वर्ग बन जाए और वो चाहे तो घर साक्षात नर्क बन जाए। वो परिवार के दो सदस्य है, सास और बहू। प्रत्येक सदस्य के बारे में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। सास बहू, माता पिता, पति पत्नी, देरानी जेठानी, भाई बहन, भाई भाई, हर एक का अपना क्या कर्तव्य होता है, हर एक का अपना क्या अधिकार होता है, ये सारी बातें आज हम रखने का प्रयास करेंगे। और आज समयाभाव से हम नहीं कह पाए तो अगले संडे को जरूर इस विषय को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातें कई दिनों से मैं सोच रहा था। क्योंकि प्रेरणास्पद कथाओं के माध्यम से पहले सोचता था कि रोज एक कहानी बोलूं, एक कहानी आप तक पहुंचाऊं, और वो हम सफल हुए, काफी हद तक हम उसमें सफल हुए और नॉन स्टॉप हमारी एक कहानी चलती चली आ रही है। आज मेरे ख्याल से 353 दिन हो गए और हमारी ये कहानियों का सिलसिला चालू है। इसी बीच में मैंने सोचा कि चलो अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पर एक सत्संग का चैनल खोल दिया जाए और 7 दिन में एक दिन कुछ ना कुछ नया विषय लेकर आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, मैं कह रहा था परिवार के अंदर अधिकार और कर्तव्य, ये दो चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और यदि सास बहू ये दोनों अपने इस कर्तव्य और अधिकार को पहचान लेती ना, तो दोस्तों घर के अंदर झगड़ा ही नहीं होता है। झगड़ा कब होता है? जब एक दूसरे के विचार मेल नहीं खाते। जहां तक विचारों का मेल है दोस्तों, वो नहीं खाए तो भी चलेगा, पर जहां मन नहीं मिलता है ना, वहां दरारें शुरू हो जाती है। विचार मेल खाना नहीं खाना एक अलग बात है, पर मन का, विचारों का, दोनों का संगम एक दूसरे जब आक्षेप और विक्षेप करने लग जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र छोड़ने लग जाते हैं, वहां पर द्वंद्व होता है। इसलिए इस जिह्वा को, अरे कितना पहरा दिया है इसने, भगवान ने भी क्या बनाया है, देखो ना, 32 दांत है, 16 ऊपर 16 नीचे, इसके बीच में वो रहती है। कहीं बीच में आ गई इन दांतों के तो कट जाएगी। फिर भी ये लाली बाई जो है ना, अच्छा अच्छा खाने को मांगती है, स्वादिष्ट चीजें मांगती है खाने के लिए, ललचाती है, पर बोलने के लिए मीठा कभी नहीं बोलती है। जिस दिन ये कड़वा बोलने लग जाती है ना दोस्तों, तो उसी दिन घर के अंदर दीवार बनने की नींव डालनी शुरू हो जाती है। एक सास और एक बहू का किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। ठंडी के दिन थे। बहू कांच के ग्लास के अंदर पानी लेकर, जो कि बाहर ससुर जी धूप सेक रहे थे, प्रातःकाल की विटामिन डी ले रहे थे, तो बहू कांच के ग्लास में पानी लेकर ससुर जी के पास पहुंचती है। संयोग होता है कि उसके हाथ से कांच का ग्लास ससुर जी का हाथ लेने का और इसका देने का, और ये सोचती घूंघट के अंदर कि मैंने हाथ में उनके कांच का ग्लास दे दिया है, और उसके हाथ से छूट जाता है। हाथ ढीला होते ही कांच का ग्लास नीचे गिरता है, फूट जाता है। जैसे ही कांच के ग्लास के फूटने की आवाज सासू भीतर से सुनती है, दौड़ी चली आती है और कहती है, परसों तूने रकाबी तोड़ दी, कल तूने जो सेट लाया था पूरा डिनर का, वो फोड़ डाला, पूरी की पूरी 7 के 7 या 12 की 12 वो जो प्लेटें थी एक साथ हाथ से छिटक गई तेरी। आज तूने जापान का ग्लास तोड़ दिया। अरे मेरा बेटा मेहनत से कमाई करके लाता है और तू आए दिन नुकसान करती है। जब से इस घर के अंदर आई है कुछ ना कुछ तूने नुकसान ही किया है। सारी ताकत कहां चली जाती है तेरी? सारे दिन बैठे बैठे खाती रहती है। जो बहू नई नई आती है ना दोस्तों, कभी भी झगड़े के मूड में नहीं रहती है और कभी भी अपना आधिपत्य स्थापित करने के मूड में भी नहीं रहती है। वो अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार को अपना परिवार बनाने के लिए आई है, और हम ऐसी पराई
बहू को बहू ही समझते, यही हमारी गलती है। ये नहीं सोचती कि उसने अपना परिवार हमारे खातिर छोड़ दिया है, इसे अपनाओ। यही बात हमारी बेटी के साथ हुए तो फोन पर हम पूछते रहेंगे, बेटा सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दब के नहीं रहना वहां पर। अरे ऐसी शिक्षा देना बंद करो। आप घर के विभाजन करने की बातें कर रहे हो। दोस्तों, जिस दिन हमारे मन के अंदर परायापन का ये भाव समाप्त हो जाएगा ना, बहू को बेटी समझने लग जाएंगे, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर हम वैसा नहीं कर पाते हैं। आज तक की सारी गलतियां उसको दोहराते हुए, तूने झाड़ू ठीक से मारा नहीं है, तूने बर्तन सही मांजे नहीं, देखो उसके अंदर झूठा लगा हुआ है, तूने कपड़े ढंग से धोए हुए नहीं है, आए दिन उसके अंदर के नुस्ख निकालते रहते, उसकी गलतियां बताते रहते। बहू कब तक सहन करेगी? शुरू शुरू में आती हो, चुपचाप सहन करती है, पर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब यहां तक भर जाती है ना दोस्तों, समझ लो मामला खत्म। जिस दिन उसका मुंह का ढक्कन खुल जाता है, उस दिन नरक का रास्ता भी शुरू हो जाता है। सासू की जब इतनी लताड़ सुनी तो बहू कब चुप रहने वाली? उसने कहा, हाँ हाँ मां, मैं तो बैठे बैठे खाती हूं और तुम खड़े खड़े खाती होगी। अरे जिस दिन से इस घर के अंदर आई हूं, उस दिन से आपने मुझे सुख से और चैन से जीने तक नहीं दिया। कभी मेरी माँ को बखानोगी, कभी मेरे पिता का दोष निकालोगी, कभी मेरे संस्कारों का दोष निकालोगी। अरे जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं, मैंने चैन की सांस नहीं ली है। शुरू हो गया द्वंद। अब इस घर को हम स्वर्ग कहेंगे या नरक कहेंगे? आए दिन घर के अंदर यदि इसी तरह का माहौल बना रहा, वो घर स्वर्ग हो ही नहीं सकता दोस्तों। जहां पर झगड़े हैं, जहां पर द्वंद है, जहां पर एक दूसरे को समझने की भावना नहीं है, जहां पर प्रेम नहीं है, वो घर कैसे स्वर्ग हो सकता है? घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, एक दूसरे को समझने की भावना, समर्पणता, कर्तव्य, अधिकार, ये विविध गुणों के गुलदस्तों से हमें घर को सजाना होगा। अरे जरूरी नहीं है हमारे घर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का फर्नीचर हो और उससे हमारा घर सुसज्जित हो, पर आपके घर के अंदर ये जो मैंने गुण बताए, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, एक दूसरे को समझने की भावना, इन विविध गुणों के गुलदस्ते से यदि आपके परिवार के सदस्यों ने जो गुलदस्ते अपने मन मस्तिष्क के अंदर सजाए हुए हैं ना दोस्तों, इसकी खुशबू संसार में व्याप्त होती चली जाएगी। संसार के लोग, समाज के लोग आपके परिवार की तरह अपना जीवन यापन करने के लिए होड़ करेंगे। एक आप आदर्श बन जाओगे। पर हम ऐसा नहीं होने देते, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो सोचा कि ये सब कुछ करेंगे, हम धर्म आराधना करेंगे, ये करेंगे, हमें तो स्वर्ग मिलना ही है। पर जिस घर को आप और हम स्वर्ग नहीं बना पा रहे दोस्तों, हम आगे के स्वर्ग की क्या बात करें? कैसे जाएंगे वहां? सब कुछ यही है। वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में यदि हमने जीना सीख लिया ना दोस्तों, भविष्य हमारा अंधकारमय नहीं है, भविष्य हमारा उज्जवल हो जाता है। यह हुई एक नरक की घटना। ये घर क्या है? फिर नरक ही है ना। नरक कैसा होता होगा? इसी घटना को हम स्वर्ग का रूप भी दे सकते हैं। एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं, अजमेर की। रूपचंद जी गांधी परिवार, संयुक्त परिवार दोस्तों, 40 से 42 लोगों का परिवार, एक ही घर के अंदर, एक ही बंगले के अंदर ये सारे लोग रहते हैं। भरा पूरा परिवार। पर मजाल है घर के अंदर किसी की तू तू मैं हो जाए। सबके बच्चे अलग अलग खेल रहे हो, यदि उनके अंदर झगड़ा भी हो जाता है तो अपने बेटे का पक्ष कोई नहीं लेता, उल्टा दूसरों का पक्ष लेते हैं कि नहीं, तूने ही कोई गलती की नहीं, वो सही कह रहा है। यह है आत्मीयता। बच्चे तो क्या आज झगड़ेंगे, वापस शाम को एक हो जाएंगे, पर उन बच्चों की झगड़े की वजह से परिवार के टुकड़े ना हो जाए, इस बात की जिसको जानिम है, इस बात की जिसको खातिरी है, इस बात की जिसको विश्वास है,
वो कभी अपने घर को टूटने नहीं देते। उस घर के अंदर मैंने देखा है कि काम करने के लिए झगड़ा होता है, सबके काम बंधे हुए हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है। यदि किसी का काम जल्दी खत्म हो गया तो दूसरी का हाथ बटाने के लिए आती है और दीदी लाओ मुझे दो, मैं हाथ बटाती हूँ, तुम्हारा फटाफट काम हो जाएगा। वो कहती कि नहीं ये मेरा काम है, मैं ही करूंगी। काम करने के लिए झगड़ा हो रहा है। और हमारे घर में दो बहनें हैं, वो कहती मैंने झाड़ू मार लिया, अब तू पोछा मार, मैं नहीं करने वाली तेरा काम। दोस्तों, जहां पर प्रेम होता है ना, वहां काम आसानी से होता है। एक आदमी एक काम 1 घंटे में पूरा करता है, तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने में हो जाना चाहिए? कितना समय लगेगा? आधे घंटे के अंदर वो काम हो जाना चाहिए, बराबर? क्योंकि 2 मिल गए ना। वो आधे घंटे में भी हो जाएगा यदि उनके अंदर प्रेम है तो। और प्रेम नहीं है तो दोनों मिलके 5 घंटे भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम नहीं है। उस काम को उलझाते हुए चले जाएंगे। ये फर्क है दोस्तों। मैं कह रहा था इस गांधी परिवार की बात। उनके घर में नई नई बहू आई और बहू ने आते ही घर का काम संभाल लिया। मां, जो सासू मां थी, उसे उसके मुंह से मां ही शब्द निकलते, क्योंकि बाकी के परिवार वाले भी उसे मां ही कहते थे। संयुक्त परिवार था, वही संस्कार, वही आचरण इस बहू के अंदर भी थे। नई नई बहू ने कहा कि मां, जब तक मैं हूं आप किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। अब आपके आराम करने के, भजन पूजन करो आप, ये सब काम हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग कर लेंगे। पर भला सासू मां भी इस उम्र में भी 65 की हो गई थी, फिर भी वो कहती नहीं बेटा, अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, एक काम करो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपने पति को लेकर कहीं घूमने चली जाओ, मस्ती करो, मौज करो, खेलो कूदो, तुम्हारा एक खेलने कूदने का समय है, न कि काम करने का। हम लोग हैं ना। पर नई बहू मानने को तैयार नहीं। भरा पूरा परिवार, सैकड़ों गाय भैंसे भी थी उनकी, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी प्रतिदिन बनता था। प्रतिदिन 5-6 किलो घी बनता था और हाथों हाथ लगे हाथ मार्केट के अंदर बिक जाया करता था। गांधी परिवार के इस घी की दूर दूर तक चर्चा थी। बस इंतजार करते थे लोग कब मंडी के अंदर उनका बेटा घी लेकर आए और हाथों हाथ बिक जाए। सुदूर के लोग भी आते थे उस घी को लेने के लिए, क्योंकि उसमें कोई मिक्स करने वाले वो लोग नहीं थे। उनका दूध भी प्योर आता था। दोस्तों, बहू ने कहा कि मां, घी मैं बनाती हूं आज और मैं ही बाहर दे के आऊंगी, क्योंकि उसका पति बाहर के रूम में घी बनते ही ले जाने का इंतजार कर रहा था कि घी गर्मा गर्म आए, मैं अपने कैन में डालूं और लेके चला जाऊं मार्केट में। तो सास ने कहा कि नहीं बेटा, तू रहने दे, क्योंकि बीच में पूजा घर आता है और पूजा घर में तेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, तुझे घूंघट निकाल के जाना पड़ेगा, तू रहने दे, मैं लेके जाती हूँ। नहीं नहीं मां, मैं यहीं से घूंघट निकालूंगी, पर आपको काम नहीं करने दूंगी। बहू जिद्दी थी। काम उसके होते हुए सासू मां हाथ लगाए उसे मंजूर नहीं था। उसने वो पतेला जो कि बड़ा था, गर्मा गर्म उठाया घी बनते ही, और धीरे धीरे मंथर गति से वहीं से घूंघट निकालकर बाहर के रूम में, जहां पर उसका पति इंतजार कर रहा था घी का, जाने लगी। रास्ते में योग होता है, संयोग होता है दोस्तों, निमित्त होता है। ससुर जी जिस पूजा घर के अंदर पूजा कर रहे थे, इसकी साड़ी इसी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर उलझती है और ये धड़ाम से नीचे गिरती है। घी पूरा जमी दोस्त हो जाता है, चारों तरफ घी 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 फैल जाता है। जैसे ही घी के बर्तन के गिरने की आवाज आती है, सासू मां किचन से दौड़ी दौड़ी चली आती है और उस बहू को अपनी भुजाओं के अंदर आबद्ध करते हुए, बड़े प्यार से पुचकारते हुए कहने लगती कि बेटा, कहीं यह गरम गरम घी
तेरे शरीर के ऊपर गिर तो नहीं गया, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई, और तू रो क्यों रही है? इसके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। रो मत बेटा, अरे ऐसा सोचेंगे आज हमने घी बनाया ही नहीं, आए दिन हमारे यहां तो घी बनता रहता है, एक दिन नहीं बना सही। इधर बहू सोच रही है ये तो मेरी मां से भी बढ़कर निकल गई, यदि यही गलती मेरे घर में मेरे पीहर में हो जाती तो मेरी मां भी मुझे दो शब्द कहे बिना नहीं छोड़ती, और यहां तो मैंने जिद की थी कि नहीं सासू मां आप रहने दो, मैं काम करूंगी, और मैंने ये काम किया। ये जानते हुए भी ये मुझे पुचकार रही है, ये मुझे दुलार रही है, ये मुझे प्यार कर रही है, ये तो मेरी मां से भी बढ़कर सासू मां हो गई है। सच्ची में दोस्तों, यदि सासू को हम मां से भी बढ़कर दर्जा देने लग जाए ना, और उस तरह का व्यवहार उसके साथ करे, तो शायद हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जीवन के अंदर घर को स्वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक का अपना अपना एक उत्तरदायित्व है, अपना अपना एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वहन यदि हमने करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए हम साक्षात स्वर्ग के अंदर ही रह रहे हैं। हाँ, फिर ये जो धर्म, आराधना, तपस्या, साधना, स्वाध्याय, सामायिक जो हमारी प्रक्रिया है, उस अपवर्ग को पाने के लिए वो तो जरूरी है दोस्तों, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। पर ये पहली सीढ़ी है, पहले हम जहां पर रह रहे हैं उस घर को हम स्वर्ग बनाएं। बहुत सारी बातें दोस्तों अभी, क्योंकि भाई भाई का आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए, बहन भाई का कैसा होना चाहिए, ननंद भौजाई का प्रेम कैसे आपस में होना चाहिए, बहुत सारी बातें, पिता पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक एक उदाहरण के माध्यम से इस श्रृंखला को हम और आगे की ओर बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले रविवार को।